आज हम यूरिनरी सिस्टम पे दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि यही क्या बोलते हैं इसको, ये फिल्ट्रेशन मतलब यूरिन फॉर्मेशन कैसी होती है, वो 3 स्टेप्स में होती है। वो मैंने बोला था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहले होता है, उसके बाद रिएब्जॉर्प्शन होता है और लास्ट में सेक्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था जीएफआर के बारे में, दैट इज अ नॉर्मल 125 ml पर मिनट जो है, दैट इज जीएफआर। ठीक है, और ये भी मैंने बोला कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीएफआर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे। ठीक है, तो मैंने ये भी बोला था कि वहां पे थ्री प्रेशर्स होते हैं, दैट्स कोलाइडल प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और क्या मैंने बोला था, दैट इज ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और मैंने क्या बोला था, कोलाइडल प्रेशर और कैपिलरी प्रेशर मैंने बोला था। तो मैंने बोला था नेट जो फिल्ट्रेशन रेट है दैट्स 20 mm ऑफ Hg। उसके बाद मैंने बोला था कि जितना रिनल ब्लड फ्लो की ओर जाएगा, मोर द रिनल ब्लड फ्लो मोर विल बी द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मैंने ये भी बोला था कि जो किडनीज की ओर ब्लड जाता है, हमारा यूरिन कार्डिक आउटपुट जितना है उसका 26% जो है हमारा कार्डिक आउटपुट जो है उसका 26% जाता है किसमें, किडनी की ओर। तो हम ये बोलेंगे जितना रिनल ब्लड फ्लो होगा तो उतना ही हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगी। सेकंड, मैंने ये भी बोला था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ये इस पे भी डिपेंड करता है, दैट इज ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। इसमें मैंने बोला था जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाती है तो सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन जो है हमारे रिनल ट्यूब्यूल्स में वो भी इंक्रीज हो जाती है। जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है तो उसी के साथ साथ सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है रिनल ब्लड फ्लो में। तो मैक्यूलर डेंसा एक्टिवेट हो जाते हैं कहाँ पे, ट्यूब्यूल्स में। जो ट्यूब्यूल्स है, रिनल ट्यूब्यूल्स है, वहां पे मैक्यूलर डेंसा एक्टिवेट हो जाता है। जब वो कैसे एक्टिवेट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स द सोडियम क्लोराइड। तो यहां से सोडियम क्लोराइड इंक्रीज हुआ तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो क्या करवाता है, वो बनाता है एडेनोसिन। कौन, मैक्यूलर डेंसा बनाता है एडेनोसिन। वो एडेनोसिन क्या करता है, वो कंस्ट्रक्शन करवाता है एफरेंट आर्टरीओल्स में। किसमें करवाता है कंस्ट्रक्शन, एफरेंट आर्टरीओल्स में। ठीक है, जो ग्लोमेरुलर में है एफरेंट आर्टरियोल्स, तो वहां पे उनको ये कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। जब कंस्ट्रक्शन करवाती है तो रिनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स कि उसी के साथ साथ डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो ट्यूब्यूलो जो है दैट मीन्स मैक्यूलर डेंसा कहाँ पे है, ट्यूब्यूल्स में है। ग्लोमेरुलर में क्या है, दैट इज एफरेंट आर्टरियोल्स। यही मैंने बोला ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। उसके बाद मैंने ये भी बोला कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। मतलब ब्लड कितना प्रेशर डालता है ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज पे, तो वो भी जितना ज्यादा प्रेशर डालेगा उतना ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगी। नॉर्मल कितने मैंने बोला था, दैट इज 60 mm ऑफ Hg। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगी। दैट मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। वो कितना है नॉर्मल, दैट्स -25 mm ऑफ Hg। वो कौन क्रिएट करवाता है, दैट इज एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब क्वेश्चन है उसके बाद क्या है, जितना ज्यादा प्रोटीन्स होंगे, जितना ज्यादा एल्ब्यूमिन होगा उतनी फिल्ट्रेशन रेट कम होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बाउमेन्स कैप्सूल। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बाउमेन्स कैप्सूल वो कितना मैंने बोला था, -15 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर है। जितना ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, जितना ज्यादा पानी होगा उतनी फिल्ट्रेशन रेट वहां पे कम होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद क्या है, जितना ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा तो उतना ही ज्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगी। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा फिल्ट्रेशन रेट होगी। उसके बाद क्या है, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जितनी ज्यादा परमेबिलिटी है होगी उतना ही ज्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगी। और क्या है, दैट इज ये हम देखेंगे हार्मोनल इफेक्ट, मतलब कौन हार्मोन किस पे इफेक्ट करता है, दैट इज जीएफआर पे। अगर इंक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट होगा, अगर डिक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, जब जीएफआर इंक्रीज हो जाता है तो वो कौन कौन से हार्मोन्स है जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज ANP, that is एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड मीन्स के जब सोडियम नाइट्रेट मीन्स सोडियम जब लॉस हो जाएगा हमारे आर्टरिया से तो उस टाइम जीएफआर इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। दूसरा जो है BNP, क्या है, BNP ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड मीन्स जब ब्रेन से सोडियम लॉस होगा तो उस टाइम भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इंक्रीज इन CAMP साइक्लिक AMP, ठीक है, तो वो भी इंक्रीज करता है जीएफआर। हाँ, इंक्रीज ANP इंक्रीज जीएफआर, इंक्रीज BNP इंक्रीज जीएफआर, इंक्रीज साइक्लिक adenosine monophosphate also increase the GFR, increase dopamine also increase in the GFR, increase nitric oxide वो क्या करवाता है, वैजो डायलेशन वो भी क्या करता है, increase GFR, and increase PGE2 prostaglandins E2 also increases the GFR. These are the hormones which increases the GFR. अब हम देखेंगे वो कौन से हार्मोन्स हैं जो डिक्रीज करते हैं हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। फर्स्ट वन ये है दैट इज एंजियोटेंसिनोजिन। सेकंड वो क्या करता है, वैजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। जो वैजो कंस्ट्रक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी। ठीक है, गेटिंग। इसके बाद क्या है, दैट इज नॉरएड्रेनालिन, दैट इज नॉरएड्रेनालिन। उसके बाद क्या है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये भी डिक्रीज करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। उसके बाद क्या है, दैट इज प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, दिस आल्सो डिक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एंड लास्ट वन दैट इज द PG प्रोस्टाग्लैंडिन F2 ये क्या करता है, दैट्स आल्सो डिक्रीजेस द ग्लोमेरुलर filtration rate. All these are the factors which affecting the glomerular filtration rate. अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप, that is tubular reabsorption. क्या है, ट्यूब्यूलर reabsorption। ठीक है, क्वेश्चन है जो फिल्ट्रेट पास होता है वो कहां से फिर पास होता है, नेफ्रॉन्स, वहां से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, लूप ऑफ फेनल, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, हम देखेंगे जो फिल्टर किया तो अब उसको क्या है, जो कंटेंट्स हमें ये नेसेसरी है उनको ये रिएब्सॉर्ब करता है, यूरिन से वापस एब्सॉर्ब करता है, रिएब्सॉर्ब। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएब्सॉर्प्शन होती है 70% कहां पे, और 100% रिएब्सॉर्प्शन होती है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर। 70% वाटर एब्सॉर्ब होता है, रिएब्सॉर्ब होता है, और 100% रिएब्सॉर्प्शन होती है दैट इज ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स हमारे 100% रिएब्सॉर्ब होते हैं। क्यों होते हैं ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स 100% रिएब्सॉर्ब वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने बोला था वहां पे एमिनो एसिड्स जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है और वो नेगेटिवली चार्ज है, वहां से ऑलरेडी हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो वो क्या है, दैट्स बेसमेंट मेम्ब्रेन में वो भी नेगेटिवली चार्ज है, दैट्स अ नेगेटिव रिपेल, दैट मीन्स वो उनको बाहर नहीं देते हैं। दैट इज कि जो ग्लूकोज है, जो हमारे एमिनो एसिड्स है वो 100% रिएब्सॉर्ब हो जाते हैं यूरिन से। ठीक है, तो वो कहां से रिएब्सॉर्ब होते हैं, PCT में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन का पार्ट है वहां से ये 100% रिअब्सॉर्ब होते हैं। 10 to 20% जो वाटर हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो रिअब्सॉर्ब होते हैं डीसीटी में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसकी डायग्राम। ठीक है, तो वहां से इन शॉर्ट आप याद रखोगे दैट इज 10 to 20% that is reabsorbed in the DCT and collecting duct, and while as 70% of water is ये बोल सकते हैं reabsorbed in the proximal convoluted tubule, and we can say 100% glucose as well as that is the amino acids get reabsorbed in the proximal convoluted tubule। अब क्वेश्चन है जो लूप ऑफ हेनल है वो क्या करता है? लूप ऑफ हेनल जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है। क्या बनाता है? कंसंट्रेटेड यूरिन। अब हम देखेंगे जो डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है वहां पे एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो किस पे एक्ट करता है? इसी पे एक्ट करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे। ये इसलिए एक्ट करता है सो दैट रिअब्सॉर्ब द सोडियम एंड वाटर। ये क्या करवाता है? रिअब्सॉर्ब सोडियम एंड वाटर। ठीक है, ये क्या था? ये था ट्यूब्यूलर रिअब्सॉर्प्शन। ठीक है, अब तीसरा जो प्रोसेस है दैट इज ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। दैट इज ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। अब क्या करता है ये ट्यूब्यूलर सेक्रीशन करवाता है। इसका मतलब है ये वो प्रोसेस है जिसमें सबस्टेंसेस मूव होंगे फ्रॉम ब्लड टू यूरिन। ठीक है, ब्लड टू यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं। क्या क्या है? पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्ब है, वाटर है। ये सेक्रेट होते हैं फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूब्यूलर फ्लूइड में। किस में जाता है? ट्यूब्यूलर फ्लूइड में। ये एक्टिव डिफ्यूजन इसमें हो जाता है और पैसिव डिफ्यूजन भी हो जाता है। ठीक है, इसमें जो एक्टिव डिफ्यूजन है उसके लिए एटीपी की नीड होती है, वाइल एज पैसिव डिफ्यूजन वो ऑटोमेटिकली अच्छे से नेफ्रॉन्स में, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में अच्छे से पास आउट होते हैं। ठीक है, अब जो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज प्रिंसिपल सेल। दैट इज प्रिंसिपल सेल। प्रिंसिपल सेल क्या है? वो क्या करता है? रिअब्सॉर्ब, सोडियम को रिअब्सॉर्ब करता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाता है। नॉर्मल फिनोमेना है। दैट इज प्रिंसिपल सेल reabsorbs the sodium एंड पोटेशियम एक्सक्रीट करवाता है। दूसरी सेल है दैट इज इंटरकैलेटेड सेल। दैट इज इंटरकैलेटेड सेल, ये रिअब्सॉर्ब करता है पोटेशियम को। क्या करता है? रिअब्सॉर्ब पोटेशियम आयोन्स को, बाइकार्ब को, वाइल एज एक्सक्रीट द H पॉजिटिव आयोन्स। ठीक है, समझ आई बात? ये थी प्रोसेस। क्या प्रोसेस थी? कि यूरिन कैसे बनता है, उसकी कैसी फिल्ट्रेशन फिर होती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन कैसे होता है, रिअब्सॉर्ब में क्या होता है और सेक्रीशन में क्या होता है। अब हम देखेंगे यूरिन का कंपोजिशन क्या है। यूरिन का कंपोजिशन है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे 96% यूरिन के साथ, यूरिन में जो है दैट इज वाटर। वाटर कितना होता है यूरिन में? दैट इज 96%। कितना है? 96%। यूरिया 2% होता है। अब हम देखेंगे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? दैट इज 1.010 टू 1.0030। क्या है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी? और अगर हम इसका देखेंगे दैट इज कलर, इसका क्लियर कलर होता है। पीएच इसका 4.5 to 8 होता है। दैट मीन्स एसिडिक। दैट मीन्स एसिडिक। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि इसके साथ यूरिन है, क्या है? अगर हम देखेंगे यूरिन के साथ एल्ब्यूमिन है, ग्लूकोज है, कीटोन बॉडीज है, पोटेशियम है, ये सोडियम है, पोटेशियम है, ब्लड है, पस है, कॉस्टस है, बैक्टीरिया है,
तो हम उसका मतलब है दैट इज द इंडिकेशन ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन। दैट मीन्स इसको कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको प्रोटीन्स पास आउट होते हैं, पसल्स है, कॉस्ट है, ग्लूकोज है, एटसेट्रा। दैट इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद है, मैंने पढ़ाया था आपको किडनी भी, उसके बाद अब मैंने पढ़ाया था आपको ये क्या कि उसके पार्ट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कंपोजिशन भी अब मैंने पढ़ाया है। अब हम देखेंगे दैट इज यूरिटर्स। क्या देखेंगे? यूरिटर्स। ठीक है, यूरिटर्स जो है, नहीं पहले हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ये, हाँ यूरिटर्स, किडनी की फंक्शन हमने पढ़ ली है, अब हमें पढ़ना है दैट इज यूरिटर्स। यूरिटर्स जो है, जो मैंने बोला था किडनी के रिनल पेल्विस से ये क्या होते हैं, वहां से ये ऑरिजिनेट होते हैं और एंटर होते हैं यूरिनरी ब्लेड में वाया ट्राइगोम स्ट्रक्चर होता है। वहां से यूरिनरी ब्लेडर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोम। ठीक है, तो वहां से ही एंटर हो जाते हैं हमारे यूरिटर्स। हमें वन पेयर ऑफ ये क्या है, यूरिटर्स, यहां से भी एक यूरिटर, यहां से भी एक यूरिटर होता है। जो यूरिटर है ये एक नैरो थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब होता है। ठीक है, ये कन्वे करता है यूरिन, ठीक है, फ्रॉम किडनी टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लेडर। अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में ये प्रेजेंट होता है। ये भी रेट्रोपेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होता है। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एब्डोमिनल पार्ट और पेल्विक पार्ट। ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे, यूरिटर्स की लेंथ कितनी होती है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। आप याद रखो वो कौन से ऑर्गन्स है, वो कौन से पार्ट्स है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, जस्ट लाइक द यूरिटर्स। ठीक है, आप एक निमोनिक याद रखो, दैट इज ड्यूक्स। डी मीन्स ड्यूडिनम में भी 25 सेंटीमीटर, यू मीन्स यूरिटर में भी 25 सेंटीमीटर, डी मीन्स डिसेंडिंग कोलॉन में भी 25 सेंटीमीटर, ई मीन्स इसोफेगस में भी 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है, लास्ट में एस मीन्स स्टोमक। ड्यूक्स दैट मीन्स इनमें से सबको लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे दैट इज जो रिनल पेल्विस होता है, रिनल पेल्विस जो मैंने बोला और यूरिटर्स, वहां पे एक नैरो जंक्शन होता है। जो रिनल पेल्विस होता है और वहां से और यहाँ से यूरिटर्स फिर ऑरिजिनेट हो जाते हैं, तो वहां से एक नैरो जंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पेल्विक यूरिटरिक जंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दैट इज इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, जो ये क्या करता है, यूरिटर जब किडनी फिल्ट्रेशन करवाते हैं, इसका यूरिन फिल्टर हो जाता है वहां से, फिर ये पास आउट हो जाता है किस में, यूरिटर्स में। तो यूरिटर ओपन होता है इनटू द ब्लेडर में वाया एक ऑरिफाइस, एक होल होता है जिसको हम ट्राइग्नोम बोलते हैं। ठीक है, समझ आई बात। अब हम देखेंगे इसकी ब्लड सप्लाई, यूरिटर्स की ब्लड सप्लाई अगर हम देखेंगे, अपर 1/3 पार्ट जो है वहां से रिनल आर्टरी है, मिडल 1/3 पार्ट जो है वहां से आयोटा की सप्लाई होती है, जो लोअर 1/3 पार्ट है वहां से इसको वेजाइकल ऑफ आर्टरी होती है, मिडल रिनल आर्टरी होती है और यूट्रीन आर्टरी होती है। अगर हम नर्व सप्लाई देखेंगे, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई इसकी ओर है, दैट इज T10 to L1। पैरासिम्पैथेटिक अगर हम देखेंगे दैट इज S2, S3, S4। ठीक है, अगर हम अगर हम देखेंगे दैट इज, देखो जो ये है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लेडर। ठीक है, देखो इसमें अगर हम इसके बाद हम देखेंगे दैट इज ब्लेडर। मैंने बोला किडनी मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद यूरिटर्स, अब हम देखेंगे ब्लेडर जो है ये मस्क्यूलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन है। क्या है? मस्क्यूलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन। उसमें इसकी लोकेशन है, ब्लेडर की लोकेशन है, ये कहां पे है, पेल्विक कैविटी में है। क्या है? पेल्विक कैविटी में है। इसकी शेप जो है, अगर ये एम्पिटी ब्लेडर होगा तो उस टाइम ये विद इन द पेल्विस के साथ होता है। इस
इसकी जो शेप है दैट इज टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप उस टाइम होती है। लेकिन जब ब्लेडर फुल होता है विद द यूरिन से, तो उस टाइम ये स्ट्रेच हो जाता है अप टू द एम्बेलिक्स की ओर तक, तो उस टाइम इसकी शेप ओवॉइड शेप होती है। ठीक है, इसमें इसका जो ये है यूरेटर अटैच होता है पोस्टीरियर साइड के साथ, लोअर साइड यूरेथ्रा के साथ ये अटैच होता है। इसमें 4 बॉर्डर्स होते हैं, इसमें 4 ओपनिंग्स होते हैं, इसमें 4 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक ये हिस्टोलॉजी अगर हम देखेंगे, इसमें एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये चेंज होता है। ठीक है, तो जब एम्पिटी होता है तो उसकी शेप अलग होती है, फिर जब फुल हो जाता है तो उसकी शेप अलग होती है। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें क्या हम बोलते हैं, इसमें 4 ओपनिंग्स होती हैं। जो ब्लेडर है इसमें 4 ओपनिंग्स होती हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद होना चाहिए 2 यूरेटर्स, ठीक है, हो गई 2 ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूरिथ्रा हो गई तीसरी ओपनिंग। 4th वन ओपनिंग है मीडियल एम्बेलिकल एंगल। ठीक है, और चास जिसको हम बोलते हैं, ये फिर उसके बाद ये फिर क्या होती है, इसको फिर एट्रॉफी हो जाती है, फिर फ्यूज्ड हो जाता है, ये फिर नॉन फंक्शनल बन जाता है। ठीक है, पहले ये एम्ब्रियोनिक, जब ये वॉर्म में होता है तो उस टाइम ये फंक्शनल होता है, ये वाला क्या, मीडियल एम्बेलिकल एंगल। ठीक है, ये उस टाइम फंक्शनल होता है। आफ्टर बर्थ ये फिर एट्रॉफी हो जाती है इसकी, ये फ्यूज्ड फिर हो जाता है। मतलब इसमें 4 ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये है यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर के पहले हैं, दैट इज यूरिनरी ब्लेडर यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर है, यहाँ पे इसके पीछे जो है रेक्टम है, क्या है, यहाँ पे रेक्टम है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर है। ठीक है, तो जो रेक्टम और ब्लेडर के बीच में वहां से निकल इसमें पास होता है, दैट इज ये पेरिटोनियम। क्या होता है, पेरिटोनियम। मतलब यहाँ से है ब्लेडर, पीछे है रेक्टम, इन बिटवीन दैट इज अ पेरिटोनियम, दैट इज अ पेरिटोनियम। जो रेक्टम और ब्लेडर के बिटवीन एक पाउच होता है, ब्लेडर और रेक्टम के बीच में एक पाउच होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टो वेजाइकल पाउच। क्या बोलते हैं, रेक्टो वेजाइकल पाउच। उसके बाद क्या है, ब्लेडर और यूट्रस के बीच में पाउच होता है जिसको हम बोलते हैं यूटेरो वेजाइकल पाउच। उसके बाद क्या है, रेक्टम और यूट्रस के बीच में पाउच होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टो यूट्रीन पाउच या पाउच ऑफ डोगलास हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाउच ऑफ डोगलास। ठीक है, समझ आई बात। ये था क्या, ब्लेडर। क्या था, ये था क्या, ब्लेडर। अगर हम देखेंगे, अगर अब इन्फेक्शन होगा ब्लेडर में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टाइट्स। क्या बोलते हैं, सिस्टाइट्स। ये अक्यूट भी हो सकता है, ये क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर ट्यूमर होगा तो ये बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। अगर हम इसकी ओर देखेंगे, अगर इसकी नर्व में कुछ प्रॉब्लम होगी, ब्लेडर की नर्व में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लेडर। क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक ब्लेडर। अगर ब्लेडर की टोन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको हम बोलते हैं एटोनिक ब्लेडर। क्या बोलते हैं, एटोनिक ब्लेडर। ठीक है, या कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उस टाइम बोलते हैं कि ये कंजेनिटल ब्लेडर प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूरिथ्रा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूरिथ्रा। ठीक है, समझ आई बात। फिर जो लास्ट पार्ट है दैट इज यूरिथ्रा। फर्स्ट पार्ट पासेस वाया पेनिस बल्बुलर यूरिथ्रा। ठीक है, जहां से बल्बुलर यूरिथ्रा पास आउट होता है। ठीक है, मेल में ये होता है 20 सेंटीमीटर, फीमेल्स में होता है 4 सेंटीमीटर। इसीलिए फीमेल्स में यूटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको यूरिथ्रा शॉर्ट होता है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आई बात। अब हम देखेंगे
अब हम देखेंगे उसके बाद क्या है, यूरेथ्रा में प्रॉक्सिमल पार्ट भी होता है और डिस्टल पार्ट होता है। प्रॉक्सिमल में पेरिनियम पार्ट होता है, डिस्टल में पिनाइल पार्ट होता है। इसमें फिर उसके बाद देखेंगे स्फिंक्टर्स जो है, इंटरनल स्फिंक्टर जो है ये इनवॉलंटरी स्फिंक्टर है क्योंकि ये स्मूथ मसल का बना होता है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ये वॉलंटरी होता है क्योंकि ये स्केलेटल मसल का बना होता है। समझ आई बात? ठीक है। अब हम देखेंगे रास सिस्टम। क्या देखेंगे? रास सिस्टम। रास सिस्टम जो है ये कौन एक्टिवेट करता है? किडनी। मतलब रास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम जो है हम पढ़ेंगे यही। आप पहले याद रखो जब एक इंसान में किसी इंसान में फॉर एग्जाम्पल बीपी डाउन होगा, बीपी ड्रॉप होगा, क्या होगा? जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो क्या होता है? तो फ्लूइड वॉल्यूम भी ड्रॉप होता है। क्या होता है? फ्लूइड वॉल्यूम भी ड्रॉप होता है। जब फ्लूइड वॉल्यूम ड्रॉप होता है जो किडनी है वो रिलीज करती है रेनिन। क्या करती है? रिलीज रेनिन। जब रेनिन रिलीज करती है ऊपर से लिवर आ जाता है बेचारा, वो बोलता है अरे फ्लूइड लॉस भी हुआ है, फ्लूइड वॉल्यूम भी कम है, बीपी भी कम है, तो वो रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजिन। क्या करता है? रिलीज एंजियोटेंसिनोजिन। एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर एंजियोटेंसिनोजिन सेकेंड, उसको यही कन्वर्ट करता है, दैट इज रेनिन। ये रेनिन रिलीज होता है फ्रॉम किडनी, वो एक्ट करता है इसी एंजियोटेंसिनोजिन फर्स्ट पे, फिर ये कन्वर्ट होता है फिर लास्ट फिर एंजियोटेंसिनोजिन सेकंड में। ठीक है। जो एंजियोटेंसिनोजिन फर्स्ट जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिनोजिन सेकंड, तो उसको कौन कन्वर्ट करता है? दैट इज एसीई। एसीई मीन्स एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो रिलीज होते हैं हमारे लंग्स से। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी ने रिलीज किया रेनिन, रेनिन ने वहां से लिवर ने रिलीज किया एंजियोटेंसिनोजिन, इस रेनिन ने इस एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिनोजिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिनोजिन फर्स्ट जो कन्वर्ट हो जाता है फिर एंजियोटेंसिनोजिन सेकंड में। एंजियोटेंसिनोजिन सेकंड इनको कौन चेंज करता है? एसीई इनहिबिटर्स। सॉरी एसीई, क्या बोलते हैं इसको? एसीई। इसको कौन करता है रिलीज? दैट इज लंग। उसके बाद क्या है? एसीई सेकंड जो है ये क्या होता है? ये एक्ट करता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स पे, हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, उसको बोलता है कि आप उसको स्टिमुलेशन देता है, आप रिलीज करो एल्डोस्टेरोन। ऊपर से क्योंकि पेशेंट को बीपी डाउन है, फ्लूइड वॉल्यूम कम है, तो आप जल्दी तुरंत इसको एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है तो वो एक्ट किस पे करता है? दैट इज किडनी पे। एल्डोस्टेरोन किस पे एक्ट करता है? किडनी पे। तो उसको बोलता है किडनी आप रिएब्सॉर्ब करो सोडियम क्लोराइड को और वाटर को रिएब्सॉर्ब करो। जब वाटर और ये सोडियम रिएब्सॉर्ब हो जाता है तो वो क्या करवाता है? वो डायरेक्टली एक्ट करता है किस पे? ब्लड वेसल्स पे, या वो क्या करता है? उससे हमारे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसी से हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। समटाइम्स एंजियोटेंसिनोजिन सेकंड वो डायरेक्ट एक्ट करता है ब्लड वेसल्स पे, तो वो उसको स्टिमुलेट करता है नैरोविंग। जब नैरो हो जाती है, वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स में, तो वो क्या करता है? वो इंक्रीज करता है हमारा ब्लड प्रेशर। आपको समझ आई बात कि कैसे ये एक्टिवेट करता है किसको? रास सिस्टम कैसे एक्टिवेट हो जाता है जब किसी पेशेंट में बीपी डाउन हो जाता है। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो वो इसी पे एक्ट करवाते हैं, तो उस टाइम हम देते हैं फॉर एग्जांपल एसी इनहिबिटर्स हम देते हैं, सो दैट कि हम बोलते हैं कि आप इसको कन्वर्ट मत कर, मतलब फर्स्ट को सेकंड एंजियोटेंसिनोजिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करने मत दो, सो दैट कि बीपी विल नॉट गेट रेज्ड। तो उस टाइम हम एसी इनहिबिटर्स हम देते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं, एआरबीज देते हैं। ठीक है। वो हम किस टाइम देते हैं? जब हमें बीपी रेज होता है। ठीक है। ये था सारा क्या था?
यूरिनरी सिस्टम। ये थी एनाटॉमी फिजियोलॉजी किसकी, यूरिनरी सिस्टम की। तो समटाइम्स जब फॉर एग्जांपल यही अब किडनी जो इतना काम करती है, हीमोस्टैसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हार्मोन रिलीज, बीपी मेंटेन एक्स्ट्रा, जो अपने यहाँ फिल्ट्रेशन जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जब इसी में कुछ फॉल्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल किसी में पॉलिसिस्टिक किडनी होगी, ठीक है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, क्रॉनिक किडनी डिजीज होगी, एक्यूट किडनी डिजीज होगी, एंड स्टेज रिनल डिजीज होगी, तो उस टाइम हम फिर लास्ट में जो ऑप्शन होता है, पहले तो हम ड्रग्स में से हम ट्रीट करते हैं। अगर ड्रग्स से भी कुछ नहीं हुआ तो फिर डायलिसिस, अगर डायलिसिस से भी कुछ नहीं हुआ तो फिर लास्ट में हम क्या करवाते हैं, दैट इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आप याद रखो कि किडनी ट्रांसप्लांट में हम डिजीज्ड किडनी हम रिमूव नहीं करते हैं। हम डिजीज्ड किडनी होती है, जो अफेक्टेड किडनी होती है, जो मतलब नॉन फंक्शनल किडनी होती है, वो हम रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। बल्कि हम क्या करते हैं मेनली हम डोनर से लेफ्ट किडनी ये लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें रिनल वेन, लॉन्गर रिनल वेन होती है, इसीलिए हम वो लाते हैं, लेफ्ट किडनी ही हम लेते हैं डोनर से। फिर हम किसमें, रेसिपिएंट में डालते हैं वो किडनी, लेकिन वो राइट इलेग फोसा में हम डालते हैं। क्या बोलते हैं, हम किस में इम्प्लांट करते हैं, दैट इज राइट इलेग फोसा में। सो दैट कि अगर कुछ रिजेक्शन होगी, हाइपर आर्टिकुलेट रिजेक्शन होगी, एक्यूट रिजेक्शन होगी, क्रॉनिक रिजेक्शन होगी, तो हम तुरंत उसमें एक्शन लेंगे। अगर वहां पे ही होगा तो ये क्रिटिकल होगा। इसलिए मगर एक एक्सेप्शंस है, अगर किसी को ऑटोसोमल पॉलिसिस्टिक, हाँ क्या बोलते हैं, पॉलिसिस्टिक किडनी होगी, किडनी में पॉलिसिस्टिक होगी, सिस्ट वहां पे होगी, तो उस टाइम हम रिप्लेस करते हैं, जो डिजीज्ड किडनी है वो हम बाहर निकालते हैं, वहां पे हम लगाते हैं डोनर वाली किडनी, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं फिर किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन हम इन जनरल किडनी रिप्लेसमेंट में, किडनी ट्रांसप्लांट में हम डिजीज्ड किडनी को रिप्लेस मतलब हम वहां बाहर नहीं निकालते हैं, बल्कि हम दूसरी किडनी लाते हैं, वो हम किस में इम्प्लांट करते हैं, दैट इज राइट इलेग फोसा में। इट वॉज ऑल अबाउट द यूरिनरी सिस्टम। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा, एंड इंशाल्लाह आप इसको रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच।